हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सिटी नोट्स। और आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857 का यूनिट 1। और ये जो है आपका पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम मुगल्स के डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 18वीं शताब्दी की। तो ये आपका जो टाइम पीरियड है 18वीं शताब्दी का, वो विवाद का विषय रहा है उस समय के इतिहास लेखन को लेकर। इसे मुख्य रूप से अंधकार का युग या पतन का काल भी कहा जाता है। और इसे पतन का काल या अंधकार युग कहने के पीछे रीज़न ये है कि इस टाइम पर मुगलों का पतन हुआ था। और जो इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं, उनके मुताबिक मुगल साम्राज्य के पतन होने के कारण उनके बनाए गए शहर, व्यवस्था, शासन और अर्थव्यवस्था का भी पतन हो रहा था। और इसके उलट जो संशोधनवादी है, वो कहते हैं कि इससे परिवर्तन और निरंतरता का काल माना जाता है। मतलब उनके मुताबिक ये जो काल है वो पतन का काल नहीं है, बल्कि परिवर्तन और निरंतरता का काल है। अब मुगल साम्राज्य की अगर हम बात कर ले, तो सबको पता है कि इसकी स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में की थी, जिसे 16वीं शताब्दी तक आते आते बाबर जैसे महान शासक ने उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। और इसके अंतिम महान बादशाह जो है वो औरंगजेब को माना जाता है, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। अब औरंगजेब के मृत्यु के बाद क्या हुआ, माना जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद से ही मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो मुख्य रूप से शुरू हो चुका था। हालांकि मुगल सम्राट जो थे वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी सत्ता में थे, लेकिन वो जो बाकी बाद के बादशाह थे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं माने जाते थे। यह माना जाता था कि उनके पास इतनी शक्तियां नहीं है, और उन्हें मुख्य रूप से नाम दिया गया था बाद के मुगल कहकर। ठीक है। अब मुगलों के पतन के कारणों की अगर हम बात कर ले, तो वैसे तो कई सारे रीजन है मुगलों के पतन क्यों हुआ, और इस बात पर बहुत सारा विवाद भी है। लेकिन अगर हम मुख्य इतिहासकार जो है जदुनाथ सरकार, उनकी बात कर लेते हैं, तो वो 3 रीजंस देते हैं मुगलों के पतन के कारण के। जिसमें से पहला आपका आ जाता है कि औरंगजेब की बनाई गई जो धार्मिक नीति थी, दूसरा आपका आ जाता है औरंगजेब का दक्कन में फंसना, और तीसरा आ जाता है उन्नत प्रशासनिक अधिकारियों की कमी। अब इसे बारी बारी करके देख लेते हैं। बाद के जो दूसरे और रीजन है उसे भी हम पढ़ेंगे, बट पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो अगर जदुनाथ सरकार की बात करें, तो ये मानते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगलों का पतन का मुख्य कारण थी, क्योंकि औरंगजेब जो था वो एक सुन्नी कट्टर मुसलमान था, और वो इस्लाम की जो शिक्षा था उसे फॉलो करता था और उसे बहुत मानता था। ठीक है। इसीलिए उसने अपने इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश की और उसने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगा दिया, जो एक कर होता था ना, जिसे अन्य मुसलमान जो मुस्लिम नहीं है उन पे कर लगा दिया जाता था, जिसे जजिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो कर था इसे अकबर ने हटा दिया था, और औरंगजेब ने फिर दोबारा स्थापित कर दिया था, दोबारा लगा दिया था। अब ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, और इस वजह से हिंदुओं पर उसका ये प्रभाव मुख्य रूप से पड़ा था। लेकिन अब इसका विरोध करते हुए अतहर अली कहते हैं, और इनका मानना भी है, कि अगर औरंगजेब ने असल में हिंदू विरोधी काम किया था या अपने धर्म को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया था, दूसरे के धर्म को दबाने की कोशिश की थी, तो क्यों उसके टाइम पर हिंदू मनसबदारी बढ़ी? क्यों औरंगजेब के टाइम पर जो राजपूत थे वो उनकी शासन में सबसे ज़्यादा थे? ठीक है। तो इस बात पर भी सवाल उठता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है औरंगजेब का दक्कन में फंसना। तो जदुनाथ सरकार कहते हैं कि दक्कन को हमेशा से ही घाटे का सौदा माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब जितने संसाधनों का प्रयोग कर रहा था, उतनी उसकी आय एकत्र नहीं हो पा रही थी। बीजापुर गोलकुंड की विजय के बाद भी राजस्व में 23% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी उसने अपनी सारी आय दक्कन में लगा दी, जिससे जो संसाधन थे वो व्यर्थ हो गए थे। और अगर दक्कन और दिल्ली की बात की जाए, तो इनमें काफ़ी दूरी थी, और इस ज़्यादा दूरी की वजह से आवागमन जो था वो आसानी से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसे में जब वे वहाँ जाते थे, तो जब राजा वहाँ पे मौजूद नहीं है, प्रशासन में कोई देखने वाला नहीं है, तो काम राजा की अनुपस्थिति में उतने प्रभावी ढंग से नहीं होता था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अब इस तथ्य का विरोध करते हुए J.F. रिचार्ड कहते हैं, या उनका मानना था, कि दक्कन में फंसना एक कारण तो हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि दक्कन का इलाका जो था वो घाटे का सौदा था। ठीक है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है उन्नत प्रशासनिक अधिकारियों की कमी। अब देखो, जदुनाथ सरकार का मानना है कि औरंगजेब के शासनकाल में उन्नत प्रशासनिक अधिकारियों की कमी थी, जिस कारण से मुगलों का पतन हो गया। लेकिन इस विचार का पीजे मार्शल खंडन करते हैं पूरी तरीके से। उनके मुताबिक उस टाइम पर प्रशासनिक अधिकारियों की कमी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर जय सिंह, सफदरजंग, मान सिंह ये सारे इत्यादि मौजूद थे। तो ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि उस टाइम पर जो प्रशासनिक अधिकारी थी उनकी कमी थी या उन्नत प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। और साथ ही साथ पीजे मार्शल के अलावा टीजीपी स्पीयर भी कहते हैं, उनका मानना है कि योग्य कामदारों की कमी नहीं थी, लेकिन बात ये थी, मार्शल फिर से कहते हैं कि बात ये थी कि जो अधिकारी पहले मुगल के हितों के लिए काम कर रहे थे, पहले मुगलों के हितों के लिए काम कर रहे थे, अब वो स्वयं के हित के लिए काम करने लगे थे। मतलब वो धीरे धीरे सेल्फिश हो गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वजह से मुगलों का पतन हुआ था। तो देखो, अभी हमने बात कर ली है कि जदुनाथ सरकार के हिसाब से क्या क्या कारण थे मुगलों के पतन के। अब हम बात कर लेते हैं कि अन्य क्या क्या कारण बताए गए हैं अन्य इतिहासकारों द्वारा मुगलों के पतन के। तो देखो, इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है आर्थिक दुर्बलता, यानी कि लंबे समय तक युद्ध और अन्य विलासिता के खर्चों ने राज्य के खजाने पर भारी असर डाला था। क्योंकि ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया था, उसका जो विचार था ताजमहल बनवाने का, उसने बनवा तो लिया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा संसाधनों का खर्च हुआ था। क्योंकि जो ताजमहल है वो इतना आलीशान है, इतना सुंदर बना है कि आज भी उसे विश्व में 7 अजूबों में से एक गिना जाता है। तो सोचो उस टाइम पर उसका कितना खर्च आया होगा। साथ ही साथ अगर हम औरंगजेब की बात, तो औरंगजेब ने भी दक्षिण में युद्ध के चक्कर में बहुत सारा धन खर्च किया था, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी जो उत्तराधिकार आए, अब वो ऐसे उत्तराधिकार थे जो कि सेल्फिश थे एक तरीके से। साथ ही साथ उन्होंने राज्य को की जो राज्य की आय है या उसके जो खजाना है राज्य का, उसको बढ़ाने में कोई खास कदम नहीं उठाया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और साथ ही साथ कोई कदम ना उठाने के साथ ही साथ उन्होंने अपना जीवन जो थे वो विलासिता से जीने लगे। और देखो, अब देखो, इनकम कोई नहीं है लेकिन आप खर्च बहुत किए जा रहे हो, तो क्या होगा, एक दिन आते आते खजाना खत्म हो जाएगा। तो यही उस टाइम पर मुगलों के साथ या मुगल साम्राज्य में हो रहा था या हुआ था। तो यही एक कारण बता सकते हैं कि आर्थिक समस्या जो थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी और भी ज्यादा जटिल हो गई थी। अब देखो, मुगलों के पतन का अगर एक अन्य कारण बताए तो वो हो सकता है आपका मुगल सेना की अक्षमता। इस टाइम पर क्या हो रहा था, शासकों की शिथिलता के कारण मनसबदारों ने सेना की रखरखाव और सुधार के लिए इसका उपयोग करने के बजाय, मतलब जो पैसे धन उनके पास थे, जो इनकी रखरखाव, सेना का रखरखाव के लिए या उसमें सुधार के लिए दिया जाता था, उन्होंने अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया या उस धन को वो लोग अपने पास रखने लगे। इसके अलावा सम्राट और जो सैनिक थे उनके बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होता था, जिस वजह से क्या हुआ, उनमें अनुशासन की कमी हो गई। और अगर कोई सेना का व्यक्ति है वो अपराध कर भी देता था तो उसे दंड नहीं दिया जाता था और उनके कर्तव्य की खास तौर पर अनदेखी हो रही थी, अनदेखी हो रही थी, जिससे क्या हुआ, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। अब देखो, वो सेना जो क्षेत्रों को मजबूत करने में मुगल साम्राज्य में योगदान देती थी, अब वो सेना नहीं बल्कि एक भीड़ बन चुकी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, भीड़ में और सेना में एकमात्र अगर मैं बोलूं अंतर है, वो है अनुशासन का। तो अगर सेना में अनुशासन ही नहीं रहेगा तो वो किसी भीड़ से कम भी नहीं होगी, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं विदेशी आक्रमण की। तो देखो, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन स्पष्ट होता जा रहा था, तो अन्य जो लोग थे उन्होंने मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको अवसर मिल ही गए थे, तो कौन अवसर गंवाना चाहेगा। इसी से 1939 में नादिर शाह ने आक्रमण किया साम्राज्य पे, और जिसे साम्राज्य को बहुत ज्यादा झटका लग गया था, सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उनके जो सैनिकों की संख्या थी वो मोहम्मद शाह के सैनिकों से अधिक थी। अब देखो, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मुगलों की सेना भी साम्राज्य के पतन की वजह से प्रभावित हुई थी। इसीलिए फारस के राजा नादिर शाह के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसमें उनकी हार हो गई थी, क्योंकि मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण कर लिया था। और साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने भी साम्राज्य के संसाधन को प्रभावित किया था। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं हम कि मुगलों के पतन का एक और कारण क्या था। वो था क्षेत्रीय शक्तियों का विकास और विकेंद्रीकरण। तो देखो, मुगल्स जो थे उन्होंने केंद्रीकरण
की जो प्रथा थी उसको एक तरीके से अपना ही रखा था, केंद्रीकरण को अपनाया था। लेकिन संपूर्ण जो मुगल साम्राज्य था उसको महान मुगल सम्राटों द्वारा दिल्ली से नियंत्रित किया जाता था। लेकिन हालांकि बाद में क्या हुआ, मुगलों के लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया और इतने बड़े साम्राज्य को उनका प्रशासन जो था वो चला नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद जो दूर दराज के प्रांत थे वो स्वतंत्र होने लगे और इस तरीके से क्या हुआ, प्रांतों की बढ़ती शक्तियों ने अंततः मुगलों के पतन और उनके साम्राज्य के विघटन का कारण बनने में योगदान दिया। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि मुगलों के पतन के क्या क्या कारण थे और कैसे कैसे मुगलों का पतन माना जा सकता है कि हुआ। हालांकि इस बात पर भी डिबेट है कि कौन से रीजन थे और कौन से रीजन नहीं थे, लेकिन मुख्य तौर पर अगर कंक्लूड किया जाए तो ये जो रीजन है वो मुख्य रूप से दिखाई देते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार इस पे सहमत करते हैं कि ये रीजन थे। अगर मैं निष्कर्ष की बात कर लूँ तो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन जो था वो एक जटिल प्रक्रिया थी और जो कारक थे वो कई अन्य कारक थे, जैसे कि कमजोर उत्तराधिकार हो गए, कुलीनों के बढ़ते प्रभाव हो गए, सेना की अक्षमता हो गई, आर्थिक संकट हो गए, विदेशी आक्रमण हो गए, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय हो गए और साम्राज्य का कमजोर होना हो गया। ठीक है, और इस समस्याओं को मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था वो समाप्त हो गया क्या, या इस वजह से मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा था या हो चुका था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो एकदम से नहीं हुआ था, ये एक प्रक्रिया थी जो लंबी अवधि तक चलती रही और इस वजह से मुगलों का पतन हुआ, जो कि विभिन्न आंतरिक और बाहरी दबाव का परिणाम थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।